यामिनी जी का कथक नृत्य आप देखेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है बेहतरीन नृत्य। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तत् तत् त्राम थे दिगदा दिग थे तत् तत् त्राम थे दिगदा दिग थे तत् तत् त्राम थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 धिन धा तिन तिन धा धिन तत् थे तरे दिगदा दिग थे तत् तत् थे तरे दिगदा दिग थे तत् तत् थे तरे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग धा धा तिन तिन धा धिन धिन धा दिगदा थे दिगदा दिग 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 थे थे दा थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे थे दा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धा त्राम थे तत् तत् त्राम थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग थे दिगदा दिग धा धा ना धिन धिन 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 ना तत् ता थे तत् आ थे तत् ता थे तत् आ थे तत् ता थे आ थे
मुंशी प्रेमचंद द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जिसका कई वर्षों से मंचन होता आ रहा है। मंच पर आप जिन कलाकारों को देखेंगे उनमें बड़े भाई साहब सौरभ शर्मा, छोटे भाई तरुण, छोटे भाई के मित्र अजय पटेल, मंच पर है जिनका सहयोग है उसमें मंच सामग्री फरहान बेग, अजय पटेल, तरुण, रूपसज्जा यामिनी मोरे, वेशभूषा सीमा जैन, यामिनी, फरहान, वीडियोग्राफी संजीव यादव, मृत्युंजय गायकवाड़ जी, क्षमा कीजिएगा, फोटोग्राफी संजीव यादव, प्रकाश परिकल्पना डॉक्टर आजम खान, मंच व्यवस्थापक सौरभ अजय, सह निर्देशक सीमा मोरे, परिकल्पना एवं निर्देशक रविंद्र मोरे। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 घर से आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ाई शुरू की जिस उम्र में मैंने शुरू की, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में उन्हें अधिक जल्दबाजी करना पसंद न था। वो इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बना सके। 1 साल के काम को 2 साल में कर और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। अब बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पाया? वो बड़े थे, मैं छोटा। मैं 9 साल का था, वो 14 साल के थे और इससे उन्हें मेरी कमरी और निगरानी का पूरा और जन्म से अधिकार था। और मेरी शालीनता केवल इसी में थी कि उनके हर हुक्म को कानून समझो। वो स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील, हरदम किताबें उठा के बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए भी कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशिए पर चिड़िए, कुत्ते और टू की तस्वीर बनाए। कभी कभी एक ही शब्द, वाक्य या फिर नाम को 10-20 बार लिख डालते और कभी कभी किसी शेर को सुंदर अक्षरों में बार-बार लिख दिया। कभी कभी तो ऐसे शब्दों की रचना करते जिनमें ना ही कोई अर्थ निकलता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत लिखी थी जिसमें लिखा था, स्पेशल अमीना भाइयों भाई, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम 1 घंटे तक। उसके आगे एक तस्वीर बनी थी किसी आदमी की। मैंने अत्यंत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई तो अर्थ निकाल, लेकिन मैं असफल हो और भाई साहब से पूछना इतना साहस मुझ में ना। खैर, भाई साहब के सामने जाते ही मैं पागल सा हो गया। अब मेरा जी पढ़ाई में वैसे भी ना, दिन भर उछल कूद खेल 1 घंटे की किताब लेकर बैठना मेरे लिए बाहर। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान में पहुंच जाता। वहां पे कभी कंकड़ियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां बना के उड़ाता और कभी कोई दोस्त मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। लेकिन भाई साहब उनके सामने जाते ही मेरे प्राण सूख जाते और उनके सामने पहुंचते उनका एक ही सवाल था, क्यों, कहां थे? एक ही सवाल उसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और मेरे मुंह से कुछ न निकला, केवल न जाने मैं ये बात क्यों ना कह पाता कि जरा बाहर खेल रहा हूं। मेरी खामोशी कह देती थी कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और उनके पास इसके अलावा कोई और चारा न था कि प्रेम और गुस्से से भरे शब्दों से मेरा सत्कार करें। क्यों, कहां थे?
ये क्या कर रहे हो? अच्छा, अंग्रेजी पढ़ रहे हो? अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, एक अक्षर भी नहीं आएगा तुम्हें। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक है क्या? और अगर ऐसा होता ना तो जितने भी ये ऐरे गहरे नत्थु गहरे हैं ना, अरे सभी अंग्रेजी के विद्वान बन जाते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये आंखें हैं ना ये फोड़नी पड़ती हैं, तब जाके विद्या प्राप्त होती है। और प्राप्त क्या होती है, बस कहने को आ जाती है थोड़ी बहुत। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं तो कहता हूं तुम कितने बड़े गूंगे हो, मुझे देखकर भी नहीं सीखते। मैं कितना परिश्रम करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है ये, तुम्हारी ये मंद बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे लगते हैं, कभी देखा है मैं वक्त जाया कर रहा हूं? रोज क्रिकेट और हॉकी के टूर्नामेंट होते हैं, मैं केवल अपने अध्ययन करता हूं। एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ता हूं मन लगा के। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम ये खेल कूद में वक्त बर्बाद करोगे और पास हो जाओगे? अरे मैं तो 2 या 3 साल रुकता हूं एक दर्जे में, मेरा अनुमान है तुम जीवन भर उसी में पड़े रहोगे। अरे नहीं पढ़ना तो ना सही, गांव जाओ, गिल्ली डंडा खेलो। हैं? ये शहर में रहकर दादा की गाड़ी कमाई को क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? मैं ये लताड़ सुनकर रोने लग गया, और जवाब भी क्या? अब अपराध मैंने किया तो लताड़ कौन सा? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण, ऐसी ऐसी रखते बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे प्राण फूट, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत टूट जाती। ऐसी जीतान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता, और इससे निराश होकर सोचता कि क्यों ना गांव चला जाए। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें अपना हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? लेकिन घंटे दो घंटे बाद मेरा ये निराशा के बादल घट जाता, और मैं निश्चय करता कि अब से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा और झटपट से टाइम टेबल बना लूंगा। हाँ, टाइम टेबल मतलब नक्शा। अब बिना कोई नक्शा तैयार किए, बिना कोई स्कीम बनाए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाए। सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे उठकर नाश्ता करके मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाना। अब 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, और 9 से 9:30 इतिहास। उसके बाद स्कूल और भोजन, फिर स्कूल से 3:30 बजे आकर आधा घंटा आराम, और उसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक भूगोल, 5 से 6 तक हिंदी, और फिर आधे घंटे घर के सामने खेलना। फिर 6:30 से 7 बजे तक ग्रामर। उसके बाद 8 बजे तक भोजन करके और फिर से पढ़ने बैठना। फिर 8 से 9 तक अनुवाद, और 9 से 10 तक ग्रामर कंपोजिशन, और फिर 10 से 11 तक कोई भी विषय पढ़ना, और फिर विषय। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात, और उसको अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू। वो मैदान की सुखद हरियाली, वो हवाओं की हल्की हल्की झोंके, वो फुटबॉल की उछल कूद, वो कबड्डी के गाँव है, और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। वहां जाके मैं सब कुछ भूल जाता।
वो टाइम टेबल जानलेवा और वो आंख और पुस्तकें किसी की याद न है। और इससे भाई साहब को फिर से मेरी फजीयत करने का अवसर मिला। मैं उनके साय से भागता, उनसे दूर रहने की चेष्टा करता और घर में भी ऐसे दबे पांव चाहता कि उनको खबर ना। उनकी नजरें मेरे ऊपर उठी और मेरे बाल निकले। भाई साहब का तो रौब बहुत ही खतरनाक, मेरे कान ही निकले। हम मैं उसके बाद कुछ समय तक ऐसे ही। खैर सालाना इम्तिहान और भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। दर्जे में अव्वल आया। अब भाई साहब और मेरे बीच केवल 2 साल का अंतर था। मन किया कि भाई को आड़े हाथों लूं और कहूं, क्यों कहां गई वो आपकी पढ़ाई लिखाई? हाँ, कहां गई वो आपकी तपस्या? देखो मैं तो खेल कूद के अव्वल भी आ गया। लेकिन भाई साहब उस समय इतने उदास और इतने दुखी थे कि उनको देखकर मुझे उनसे दिली हमदर्दी और उनके भाव पर मुझे न छिड़कने वाला विचार मुझे लज्जास्पद जाना। खैर अब मुझमें आत्मसम्मान बढ़ा और कुछ अभिमान भी हुआ। अब भाई साहब का वो रोग मुझ पर ना, अब मैं आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। लेकिन दिल मजबूर था कि अगर भाई साहब ने फिर से मुझे हसीयत की तो मैं उनसे साफ कह दूंगा कि क्यों आपने पढ़ाई लिखाई करके कौन सा तीर मार लिया? मैं तो देखो खेल कूद कर अव्वल भी हूं। लेकिन मुंह से ये हेकड़ी ना उनके सामने कहने की मेरे पास हिम्मत नहीं। फिर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि अब उनका ये आतंक मुझ में ना रहा। लेकिन भाई साहब ने इसे भाप लिया और एक दिन जब मैं पूरा समय गिल्ली डंडे की भेंट चढ़ा के ठीक खाने के वक्त पहुंचा तो भाई साहब ने मानो मेरे ऊपर तलवार खींची और मुझ पर कूद पड़े। इस दर्जे में अव्वल के आ गए तो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगे तुम, हैं? अरे अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का नहीं टिका, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। तुमने वो रावण की कहानी सुनी है? रावण एक चक्रवर्ती सम्राट था, पूरे भूमंडल का स्वामी। ये आजकल के अंग्रेजी शासकों की तरह नहीं जो 2-3 देशों से कर वसूलते हैं। उसने अपने तपोबल से ब्रह्मा जी से अनेकों वरदान प्राप्त किए थे। वरुण देव, अग्निदेव, समस्त नवग्रह, शनि देव भी उसके आगे नतमस्तक थे। ऐसा अहंकारी राजा जो आज इतिहास में गिना जाता है, क्यों बर्बाद हुआ? सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की वजह से। और वो शैतान की कहानी भी सुनी होगी, है? शैतान को अहंकार हो गया था कि वो ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। मगर क्या हुआ? स्वर्ग से सीधा नर्क में आके गिरा और वो रोम का राजा, क्या नाम है उसका, शाहरुम मिट्टी में मिला दिया गया अपने सिर्फ अहंकार की वजह से। और रही बात तुम्हारी कि तुम कैसे अव्वल आ गए, तो मेरे भाई तुम ये समझ लो जैसे अंधे के हाथों बटेर लग गई। अरे कभी कभी तो गिल्ली डंडा खेलने वाले खिलाड़ी का भी निशाना सही जगह पे लग जाता है? मगर सफल खिलाड़ी वही है जिसका निशाना हर बार सटीक लगे। और तुम मेरी बराबरी मत करना, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। मेरे दर्जे में आओगे ना तो लोहे के चने जमाने पड़ेंगे तुम्हें। अरे तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी चुनौतियों का। ये अंग्रेजी शासकों के नाम याद करना कोई मुश्किल बात है? अरे बहुत मुश्किल बात है, मुश्किल ही नहीं। ये हेनरी, विलियम, फोर्ड, लूथर, किंग और न जाने कौन कौन से
और उसमें से भी कौन से राजा के कार्यकाल में कौन सा कांड हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, ये याद रखने में ना नानी याद आ जाती है। हेनरी प्रथम, हेनरी द्वितीय, हेनरी तृतीय और न जाने कितने हेनरी हुए हैं। अरे हेनरी 7वीं की जगह गलती से अगर किसी बच्चे ने हेनरी 8वां लिख दिया, पूरे नंबर गायब। और अलजेब्रा और ज्योमेट्री तो अलग सिरदर्द है। आ जा बा की जगह अगर आ बा और जा लिख दिया तो बस नंबर गायब। अब इन क्रूर शासकों को कौन बताए? बस लगे हैं बच्चों का खून चूसने। भाई हिंदी में कह दिया गया समय की पाबंदी पे निबंध लिखो, अब लगे हैं कलम उठा के लिखने, 4 पन्ने रंगने। मैं इसे हिमाकत कहता हूं। कुल मिला के बात यह है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं। अगर मेरी दी हुई सलाह मानोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो पछताओगे एक दिन। स्कूल का समय निकट नहीं, ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। मुझे अब भोजन भी बेस्वाद है। जब पास हो जाने पर इतना तिरस्कार है तो शायद फेल हो जाने पर तो प्राण ही नहीं जाए। और वो भाई साहब ने जो अपनी पढ़ाई का इतना भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा, उससे तो मैं भयभीत हो गया। स्कूल छोड़कर भागा नहीं, यही ताजुब है। पता नहीं वो ऐसा कैसे पढ़ लिया कर। अपने अंदर जो विश्वास पैदा हुआ था वो भी समाप्त हो गया। चोरों का सा जीवन कटने लगा। मेरा मन तो पढ़ाई में लगता ही नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, इतना जितना कि दर्जे में फेल ना हो जाऊं और नाक ना कटे। खैर, फिर सालाना इम्तिहान और इस बार कुछ ऐसा सहयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया। और भाई साहब बेचारे फिर से फेल हो गए। और मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों मैं फिर से दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे पता चल, लेकिन भाई साहब जो फेल हुए उसका मुझे काफी अफसोस। उन्होंने प्राण तक मेहनत की, एक शब्द चार्ज है कोर्स का, मगर पता नहीं कैसे फेल हो गए। रात में 10 बजे तक उधर, सुबह 4 बजे से इधर, और सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 तक स्कूल जाने से पहले उत्तराखंड हो गई थी। मगर जब रिजल्ट सामने आया तो रोने लगे और मैं भी उनके साथ रोने लगा। मुझे अब अपने पास होने की खुशी आती है। मैं भी फेल हो जाता तो शायद भाई साहब को इतना दुख ना। खैर, अब विधि का विधान कौन डाले? अब भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए। मेरी गलतियों पर भी वो उन्होंने अब डांटना मुझे कम कर दिया और इससे मेरी सहिष्णुता बढ़ी। और भाई साहब की ये थोड़ी सी छूट का मैं अनुचित लाभ उठाने लगा। अब मुझे दिन भर खेलना और उनके डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता वो भी मैंने खत्म कर दिया। अब मैंने सोचा कि अब मैं तो पास हो ही जाता हूँ, तो मुझे पढ़ने की लिखने की क्या जरूरत है? भगवान मुझ पर मेहरबान है। अब मुझे गंतव्य उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। अब सारा समय पतंग उड़ाने में ही बिताता। लेकिन भाई साहब का अभी भी मैं आदत नहीं, और ये सब काम उनके नजरों के पीछे ही करता। पतंग उड़ाना, उसके बाद मांझा बांधना, कन्ने देना और पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, ये सब अब उनके आंखों तले ही होती। लेकिन एक दिन जब मैं बाहर
हॉस्टल से कुछ दूरी पर बेतहाशा पतंग उड़ने जा रहा। पतंग आसमान में थी, मेरी आंखें भी आसमान, और मेरा मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो धीरे धीरे मंद गति से उस पतंग की ओर चला जाता। और वो पतंग जैसे स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से कोई आत्मा नए संस्कार ग्रहण करने के लिए दौड़ी चली जाए। और एक बच्चों का कुछ पूरा का पूरा जत्था लगे और बांस की झाड़ियां लिए उसके पास दौड़ा चला आ रहा है, जैसे आसमान में वो उसके पीछे पीछे दौड़ता। हमें किसी बात की कोई खबर ना आगे ना पीछे, सब कुछ समतल था। ना गाड़ी की चिंता, ना मोटर कार की, और ना ही किसी काम की। हम बेतहाशा उसके पास दौड़े चले जा रहे थे उसका स्वागत करने के लिए। सहसा वहां पे भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हुई। भाई साहब ने भाई मेरा हाथ पकड़ा और भाव से कहने लगे, अरे अरे वो देखो पतंग, अरे वो लुट, अरे वो गई वो, अरे वो उसको पकड़ना, पकड़, क्यों? पकड़, अरे उसको पकड़। कनकौवे लूट रहे हो? शर्म नहीं आती? 8वें दर्जे में आ गए हो, 8वें में, और इन बाजारू लौंडों के साथ कनकौवे लूट रहे हो? अरे मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो अब तुम। आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? एक जमाना था जब लोग 8वीं कक्षा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। अरे कितने ही मिडिलचियों को मैं जानता हूं जो 8वीं कक्षा पास करके डिप्टी कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट हो गए हैं। कई सारे समाचार पत्रों में संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं, और तुम उसी 8वें दर्जे में आके पतंग लूट रहे हो। अरे मुझे दुख होता है तुम्हारी इस तकलीफ पे। तुम समझदार हो, लेकिन ये समझदारी किस काम की कि अपने आत्मगौरव की हत्या कर डालो? तुम्हें लग रहा होगा कि बड़े भाई साहब मुझसे केवल 1 दर्जा पीछे हैं? अब इन्हें मुझे कुछ सिखाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज हम और तुम 1 कक्षा का फर्क है, कल को शायद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में जो फर्क है ना, ये खुदा भी नहीं मिटा सकता। कल को तुम MA कर लो, शायद PhD हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बड़े हो गए हो। अरे हमारे माँ बाप को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई और बाप कभी 5वें और 6वें दर्जे से आगे नहीं पढ़े। हाँ, मगर जिंदगी के तजुर्बे के मामले में वो हमसे और तुमसे कई गुना आगे हैं। अरे आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पैर ही ठंडे हो जाएंगे, मगर बाबूजी अगर यहाँ पे होते तो ठंडे दिमाग से खुद इलाज करते, और अगर फायदा नहीं होता तब डॉक्टर को बुलाते। अरे बीमारी तो बहुत बड़ी चीज है, हम और तुम तो महीने का खर्चा भी ढंग से नहीं निकाल सकते। 22-23 तारीख आई नहीं कि हमारा पैसा खत्म, फिर कभी नाई से बच रहे हैं, कभी धोबी से मुंह झुका के भागना पड़ रहा है। अरे नाश्ते तक के पैसे नहीं रहते हमारे पास। वो हमारे हेडमास्टर साहब MA है कि नहीं? MA है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के MA है, तो ऐसे वैसे MA नहीं। उनका घरेलू प्रबंध कौन देखता है? उनकी माँ, उनकी बूढ़ी माँ है ना। तो फिर शुरू में अपने घरेलू प्रबंध स्वयं देखते थे, कर्जदार हो गए, कर्जदार, बड़े परेशान रहते थे। लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ ने कमान अपने हाथ में ली है, मानो घर में लक्ष्मी आ गई है जैसे। अगर तुम मेरी बात ढंग से समझते हो तो ठीक है, नहीं तो इस बार मैं सख्ती से पेश आऊंगा। मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। भाई साहब की इस नई युक्ति को देखकर मैं नतमस्तक हूँ।
और मुझे पहली बार अपनी नम्रता का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ और मैंने सजल आंखों से भाई साहब से कहा, नहीं भाई साहब, आप सब कुछ सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही, और आपको मुझे डांटने का और मुझे सुधारने का पूरा अधिकार है और हमेशा रहेगा। अरे मैं करते हुए उड़ाने को मना थोड़ी करता हूँ, मेरा मन नहीं करता क्या पतंग उड़ाने का, लेकिन क्या करूँ, अगर मैं ही गलत रास्ते चल पड़ा तो तेरी रक्षा कौन करेगा? तू मुझसे छोटा है, ये जिम्मेदारी तो मेरे सिर पे है ना। संयोग से एक पतंग कटकर हमारे ऊपर से उड़ी और उसकी डोर लटक रही। अब भाई साहब फुर्तीले हैं तो उन्होंने उछलकर उसको पकड़ लिया और सीधा हॉस्टल के तरफ दौड़ने लगे और मैं भी पीछे पीछे उनकी तरफ दौड़ रहा था। नाटक लेखक की प्रस्तुति होगी। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और ताल वाद्य पर है प्रजापति। मंच पर है सूत्रधार अजय पटेल, लेखक मराहन बेग, सावित्री सीमा जैन, राजा प्रभात पांडे, हाफिज समर इकबाल, डॉक्टर फिजा खान। आइए हम नाटक लेखक की प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह प्रवीण जी ने 20 दफा वाली हुई चाय का प्याला तैयार किया और बिना दूध और शक्कर के ही पी गए। यही उनका नाश्ता था। महीनों से मीठी दूधिया चाय न मिली थी। दूध और शक्कर उनके जीवन के आवश्यक पदार्थ बना था। घर गए और पत्नी को जगाकर पैसे मांगने चाहे, पर उसे फटे लिहाफ में देखकर उठाने की इच्छा न हुई। आधे घंटे बाद पत्नी आंखें मंत्री आकर बोली, क्या तुम चाय पी चुके? हाँ, मैं चाय पी चुकी, बहुत स्वादिष्ट बनी। पर दूध और शक्कर कहाँ से लाए? दूध और शक्कर मिले तो काफी हो तो। अब बिना दूध शक्कर की चाय ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, और अगर दूध शक्कर पड़ जाए तो चाय का स्वाद ही बिगड़ जाता है। जाने तुम्हें फीकी चाय कैसी अच्छी लगती, मुझे जगह क्यों नहीं दिया? ऐसी तो रखी थी। माँ आशा प्रवीण फल लिखने लगी। जवानी में उन्हें ये रोग लग गया था और आज 20 साल से वो उसे पाले हुए थे। इस रोग में देह भी घुल गई और स्वास्थ्य भी घुल गया। उस 40 की अवस्था में उन्हें बुढ़ापे ने आ घेरा। संपादक और पुस्तकों के प्रकाशक उदारता पूर्वक हृदय का दान भी न देते थे। संसार में चाहे उनका सम्मान ना किया हो, पर उसकी जीवन कृति इतनी तुच्छ भी नहीं, घटते घटते संन्यास की भी सीमा को पार कर चुकी थी। अगर कोई संतोष था तो उनकी जीवनी और से जारी त्याग और तप में भी उनसे 2 कदम आगे थी सुमित्रा। सुमित्रा इस दशा में भी प्रसन्न थी, चाहे प्रवीण जी को दुनिया से शिकायत हो, पर सुमित्रा जैसी गेंद में भरी वायु की भांति बाहर की ठोकर से बचाती है। अपने भाग्य को रोना तो दूर की बात, इस देव ने तो कहीं माथे पर बल भी नहीं आने दिया। तो घंटा आधा घंटा कहीं जाके घूम क्यों नहीं आते? जब मालूम हो गया प्राण देकर काम करने से भी कोई नतीजा नहीं, तो व्यर्थ क्यों सिर खपाते हो? लिखने में कम से कम ये संतोष तो होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो सैर करने से तो ऐसा ज्ञात पड़ता है कि जैसे समय का नाश है। मेरे लिए जीवन भार है और इस भार को सर पर और उठाए रखने की अभिलाषा मुझ में नहीं। सुमित्रा ने निराशा में डूबे हुए शब्द सुनकर आंखों में आंसू भरे और अंदर चली गई। उसका दिल कहता था इस तपस्वी की कृति कुमुद एक दिन अवश्य फलेगी, चाहे लक्ष्मी की कृपा ही क्यों न बनी रहे। किंतु महाशय प्रवीण अब निराशा की उस सीमा को पार कर चुके थे जहां से उदय होने वाली आशामय उषा की लाली भी दिखाई नहीं देती थी। सारे दिन बस इसी कल्पना में मग्न रहते
किन शब्दों में राजा साहब उनका स्वागत करेंगे, किन शब्दों में उनका धन्यवाद देंगे। खैर दोपहर से ही उन्होंने हजामत बनाई, साबुन से भी नहाए। गर्मी में उन्हें सर्दी या जुकाम हो जाता था। तुमने व्यर्थ ही निमंत्रण स्वीकार किया। कह देते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यूं फटे हाल हो जाना और भी बुरा है। जिन्हें ईश्वर ने हृदय और परख दिए वो आदमियों का लिबास नहीं देखते, वो देखते हैं उनका गुण और उनका चरित्र। आखिर कुछ बात तो है जो राजा साहब ने मुझे निमंत्रित किया। मैं कोई ओहदेदार नहीं, ठेकेदार नहीं, जमींदार नहीं, एक साधारण सा लेखक, और लेखक का मूल्य उसकी रचना होती है। इस एतबार से मुझे किसी भी लेखक से लज्जित होने का कारण नहीं। तुम कल्पनाओं के संसार में रहते रहते प्रत्येक संसार से अलग हो गए हो। मैं कहती हूँ राजा साहब के सभी की नजर सबसे ज्यादा आपके कपड़ों पर ही पड़ेगी। सरलता जरूर अच्छी चीज है, पर इसका मतलब ये नहीं आदमी फोहड़ बन जाए। मैं समझता हूँ। दीपक जल जाने के बाद जाऊं? मैं कहती हूँ जाओ ही क्यों। अब तुम्हें कैसे समझा? प्रत्येक प्राणी के मन में आदर और सम्मान की एक शुदा होती है। अब तुम पूछोगी कि शुदा क्यों होती है? यह हमारे आत्मविश्वास की एक मंजिल है। हम उस महान सत्ता के सूक्ष्मांश जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अच्छा बाबा जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, पर कल के लिए कोई इंतजाम करके आना। मेरे पास सिर्फ एक आना और रह गया है। जिनसे उधार मिल सका उनसे ले लिया, और जिनसे लेना लिया उन्हें देने की नौबत तक नहीं आई। एक दो पत्रिकाओं से कल तक मेरे लेखों के रुपए आने वाले, शायद कल तक आ जाए। कल अगर उपवास ही करना पड़े तो क्या बात। हमारा धर्म है कर्म करना। हम कर्म करते, तन मन से काम करते, और इस पर भी हमें फाका करना पड़े तो मेरा दोष नहीं, मरी ही तो जाऊंगा। संसार में लाखों आदमी रोज यूं ही मरते, पर संसार का काम यूं का तो चलता है। फिर इसका क्या गम, क्या हम भूखों मर जाएंगे? मैं तो मौत डरने की वस्तु नहीं, मैं तो कबीरपंथियों का कायल हूं जो अर्थी को भी गाते बजाते ले जाते। फिर तुम ही गाओ। इससे मैं जो कुछ करता हूं इससे अधिक मेरी शक्ति के बाहर है। उस रोज तुम बीमार थी तो मैं तुम्हें वैद्य के यहाँ ले जाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। मैं बीमार होता हूं जब भी मुझे लिखने की फिक्र सर पर सवार है। मेरा भी ऐसा कौन सा दोस्त, मित्र, परिचित है जिसका मैं आभारी रहूं। अब राजा आखिर वो दिन तो आया कि एक अमीर आदमी ने मुझे निमंत्रित किया। प्रवीण जी अपनी फटी पुरानी आजकल और सड़े हुए जूते, बेढंगी सी टोपी पहने घर से निकले। खामा-खा बावड़ चक्के से मालूम होते थे, और ढील डोल चेहरे मोरे के आदमी होते तो इस थाट में भी एक बात हो। स्थूलता रोक डालने वाली वस्तु है, पर साहित्य सेवा में स्थूलता विरोध है। अगर कोई मोटा ताजा डबल आदमी है तो समझ लो उसमें माधुर्य नहीं, लोच भी नहीं। दीपक का काम है जलना, दीपक वही लबालब भरा हो जो जला ना हो। प्रवीण जी ने एक बार फिर सारे बाजार के चक्कर लगाया, जीना भरा तब दूसरा चक्कर भी लगाया, पर वहां भी वो निष्फल ही आए। तब वो खुद जाकर हाफिज समाज की दुकान पर खड़े हो गए। हाफिज जी बिसाते का कारोबार करते थे। बहुत दिन हुए प्रवीण जी इस दुकान से एक छतरी ले गए थे, लेकिन अभी तक उसका दाम न चुका सके। प्रवीण जी को देखकर बोले, महाशय जी अभी तक छतरी के दाम नहीं मिले। आप जैसे अगर 150 ग्राहक मिल जाए तो हमारी दुकान का दिवाला हो जाए। महाशय जी बहुत दिन हो गए, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो दाम मिल जाए। हाफिज साहब मैं भूला नहीं। अजय इन दिनों घर पर काम ही इतना था कि घर से निकलना ना हुआ। 1 रुपया तो हाथ नहीं आया, पर आपकी दुआ से कदरदानों की कमी नहीं है। अजी 2-4 आदमी घेरे ही रहते हैं। अच्छा दावत में जा रहा। अजी वो अपने नुक्कड़ वाले बंगले में जो रहते हैं राजा साहब, हाँ। उन्हीं दावत थी। आपकी दुआ से 2-4 दिन में ऐसा मौका आता ही रहता है। अच्छा तो आप राजा साहब के यहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? जी हाँ। ठीक
है। आप जैसे हुनरमंदों की कदर तो रही सी कर सकते हैं, और कौन करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो इस जमाने में यकता हैं, यकता। अगर कोई मौका हाथ आ जाए तो इस गरीब को ना भूल जाइएगा। अगर राजा साहब की निगाहें जिधर हो जाए तो क्या पूछना। मालूम है एक बिसाता उन्हीं के लिए चाहिए, और मालूम है 2.5-3 लाख सालाना आमदनी है राजा साहब की। 2.5-3 लाख? हाँ जी, आप तो उन्हें गालियां दे रहे हैं। अजी 10 लाख रुपए कहिए। 10 लाख? और एक साहब का अंदाजा तो 20 लाख रुपए का है। अरे गाड़ियां हैं, मकानात हैं, जमीनें हैं, अरे ऊपर से अमानती रुपए, और सबसे बड़ी बात सरकार बहादुर की नजर। अरे जनाब, ये दुकान तो आप ही की है, बस इतनी अर्ज है। अरे मुरारी, 2 रुपए के पान मनवाला। लाया साहब। जल्दी लाना। आया आया। अरे जनाब बैठिए, जनाब बैठिए। अगर आपको कोई चीज हमारी दुकान पर पसंद आ जाए तो दिखाओ। आपसे तो हमारा घर जैसा वास्ता है। अजी अभी तो बैठ नहीं रहा है, राजा साहब की देर हो जाएगी। जरा इन राजा साहब से मिलकर आ जाऊं, लौट कर फिर इत्मीनान से बैठो। अच्छा। राजा साहब पर मनोदास के कई हजार रुपए आते थे, लेकिन फिर भी उनका दामन न छोड़ना था। 1 का 3 वसूल करते। उन्होंने प्रवीण जी को ऊंची श्रेणी में रखा, जिनका पेशा रईसों को लूटना था। और बोले, अरे जनाब पान खाकर जाइएगा, ऐसे मत जाइए। अजी अब इस वक्त तो देर हो जाएगी। जरा इन राजा साहब के यहाँ से हो आऊं, जब वो मेरा इतना सम्मान करते हैं और मेरी इतनी कदर करते हैं, तो हमारा भी धर्म है कि मेरे कारण उनको कोई कष्ट न पहुंचे। अजी हम तो गुड़ गिराक चाहते हैं, कोई अपना सम्मान करे तो उसकी गुलामी करे, और अगर किसी को अपनी रियासत का घमंड हो तो परवाह नहीं। प्रवीण जी राजा साहब के विशाल भवन के सामने पहुंचे तो दिए जल चुके थे। अमीरों और रईसों की मोटर कार खड़ी थी, बढ़ती पोस्ट दरबान द्वारे पर खड़े थे। एक सज्जन जो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, प्रवीण जी को देखकर जरा झिझके, फिर सिर से पांव तक देखकर बोले, आपके पास निमंत्रण है। प्रवीण जी की जेब में निमंत्रण था, पर उन्हें भेदभाव पर क्रोध आ गया। उन्हीं से क्यों निमंत्रण मांगा जाए? बोलो जी, नहीं है मेरे पास निमंत्रण। अगर आप अन्य माशा से निमंत्रण मांगते हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, वरना इस भेदभाव के लिए अपमान की बात समझता हूँ। आप राजा साहब से कह दीजिएगा प्रवीण जी आए थे, वो द्वार से ही लौट गए। नहीं माशे, अंदर चलिए, मुझे आपसे परिचय न था। बेअदबी माफ कीजिए, आप ही ऐसे महानुभाव से तो महफिलों की शोभा है। और वो ईश्वर ने वाणी प्रदान की है कि उसका क्या कहना। एक सज्जन जो अंग्रेजी सूट में थे, प्रवीण जी भी ऐसी निगाहों से देख रहे थे मानो कोई चिड़िया करके जी हो, और बोले, आपने अंग्रेजी किताबों का भी अध्ययन किया है? बायरन शेली, किट्स आदि। प्रवीण जी ने रुपये से जवाब दिया, उनका अनुवाद करना वो अपने लिए गौरव की बात ना समझते थे, जैसी उनकी रचनाओं का अनुवाद करना अपने लिए गौरव की बात ना समझते थे। और बोले, हमारे यहाँ आत्मदर्शन का भी इतना भाव नहीं कि हम विदेशी कवियों से भिक्षा मांगें। मेरा विचार है कि भारत आज भी इस विषय पे पश्चिमी देशों को कुछ न कुछ सिखा सकता है। ये अलग बात थी। अंग्रेजी के भक्त ने महाशय प्रवीण को पागल समझा। राजा साहब की आंखें प्रवीण जी को ऐसे देख रही थी, जो कह रही थी, जरा मौका माहौल देखकर बात करो। और बोले, अंग्रेजी साहित्य का क्या पूछना, वो तो अपना कविता में जोड़ ही नहीं रखते। प्रवीण जी ने इनका जवाब पटक से दिया। मुझे लगता है आपने वर्तमान कवियों का अध्ययन नहीं किया, और यदि किया तो उतरी आंखों से। प्रवीण जी, आपके लेख अंग्रेजी पत्रों में छपे हैं और बड़े ही आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसका आशय था कि अब आप ना बैठिए। प्रवीण जी समझ गए, उन्हें प्रांजपे के सामने नीचा देखना पड़ा। ये विदेशी वेशभूषा, भाषा का ये वक्त, जाति द्रोही होकर इतना सम्मान पाए, ये उनके लिए असह्य था। पर करते क्या, उसी बेच के डॉक्टर सज्जन आए, वो तपाक से उनका अभिवादन किया।
कविता, कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ। वह आपकी तारीफ। आप महाशय प्रवीण हैं, भाषा के अच्छे कवि और लेखक हैं। अच्छा, तो आप लेखक हैं? यही अभिनय कई बार हुआ और हर बार प्रवीण के हृदय पर एक नया आघात पहुंचाता था, लेकिन प्रवीण जी उसे खूब समझते थे। उसका सीधा सीधा आशा था, तुम अपने ख्याली पुलाव पकाते हो, पकाओ, तुम्हारे यहाँ क्या प्रयोजन है? तुम्हारा इतना साहस कि तुम इस शब्द समाज में बेधड़क जाओ। प्रवीण जी मन ही मन अपने ऊपर चिड़चिड़ा रहे थे। उन्होंने निमंत्रण पाकर अपने आप को धन्य माना था और यहाँ आकर उनका जितना अपमान हो रहा था उसे देखते तो वो संतुष्ट की कुटिया स्वर्ग थी। उन्होंने अपने मन को धिक्कारा, तुम जैसे सम्मान के लोभियों का ये दंड है। अब तो आंखें खुली तुम्हारी, तुम कितने सम्मान के पात्र हो। इस स्वार्थमय संसार में तुम किसी के काम नहीं आ सकते। वकील बैरिस्टर तुम्हारा सम्मान क्यों करे? तुम उनके कोई मुवक्किल नहीं हो सकते, ना उन्हें तुम्हारे द्वारा कोई मुकदमा पाने की आशा है। डॉक्टर हकीम तुम्हारा सम्मान क्यों करे? उन्हें तुम्हारे घर बिना फीस आने की इच्छा नहीं है। तुम लिखने के लिए बने हो, बस लिखे जाओ। संसार में हो तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। आप अपनी कविता तो लिख लाए होंगे? जी नहीं। फिर तो गजब ही कर दिया। अरे भले आदमी, 2-4 पंक्तियां ही लिख डालो। इस अवसर पर कविता का पढ़ा जाना बहुत लाजमी है। जी नहीं, इतने जल्दी में कुछ नहीं लिख सकता। अजीब, मैंने इतने आदमियों से आपका परिचय व्यर्थ ही कराया, बिल्कुल ही व्यर्थ। अरे भले आदमी, किसी प्राचीन कवि की ही 2-4 पंक्तियां सुना डालो। यहाँ कौन जानता है? जी नहीं, क्षमा कीजिए, ना ही मैं भाट हूं और ना ही कथक। प्रवीण जी तुरंत खड़े हुए और घर चले गए। सीमा जी, अरे सीमा जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला है, आ जाइए। इतने जल्दी कैसे आपके? वहां मेरी कोई जरूरत न थी। चेहरा खिला है, खूब सम्मान हुआ होगा। हाँ, सम्मान तो ऐसा हुआ है कि जिसकी कल्पना न की थी। बहुत खुश नजर आते हो। इसी से कि आज मुझे हमेशा के लिए सबक मिला। मैं दीपक हूँ और जलने के लिए बना। आज मैं वो तत्व भूल गया था कि ईश्वर ने मुझे ज्यादा बहकने न दिया। मेरे लिए मेरी ये कुटिया ही स्वर्ग। आज मैं वो तत्व पा गया कि साहित्य सेवा ही पूरी तपस्या है। यामिनी बोल रहे थे। अजय पटेल, फरहान बेग, इकबाल हिंदुस्तानी, सीमा जैन, और लाइट निर्देशन जो किया है वह है डॉक्टर आजम खान। और आप हैं हमारे नाटक के निर्देशक रवि मोरे जी। आप सब लोग यहाँ इस नाटक को देखने के लिए पधारे और अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ बैठे सभी प्रदर्शन में सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यामिनी कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी की ये तृतीय शाम थी और ये जो हमारा नाटक का समारोह चल रहा था, ये मुंशी प्रेमचंद का नाट्य संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने प्रथम दिन जो नाटक किया है वो किया है नमक का दरोगा बूढ़ी काकी। द्वितीय दिन जो किया है हमने उसमें आखिरी पत्ता और कविता राग तेलक की थी ऑफ द रिकॉर्ड। और आज तृतीय दिन था हमारे समारोह का, नाट्य समारोह का। तो आज हमारे नाटक में बड़े भाई साहब और लेखक जिसकी प्रस्तुति आप सब लोगों ने देखी,
और अपना इतना अमूल्य समय निकालने के लिए, यहाँ बैठ के देखने के लिए मैंने और मेरे बाहर से आए था बंधु, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू और धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारे सौरभ भाई का विशेष धन्यवाद। एक बातों पर तो वो अपना अमूल्य समय निकाल के आए। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तत तत राम थे दिगदा दिग दिग थे तत तत राम थे दिगदा दिग दिग थे तत तत राम थे दिगदा दिग दिग थे दिगदा दिग दिग थे दिगदा दिग दिग थे दिगदा दिग दिग धा धा धिन धिन धा धिन धिन